प्यारी बच्चों, वंस अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो ये चैप्टर है क्लास नाइन्थ आईसीएसई बोर्ड का। इसके पहले आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारा पार्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आफ्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज चैप्टर नेम इज केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ता है कि एग्जाम में हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से क्रिएट किए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस इसमें क्रिएट किए जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट और प्रमोटर से रिलेटेड क्वेश्चंस वाले। ये क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में वर्किंग के लिए ऐसा करने के लिए मिल भी जाएंगे। ठीक है, जिसमें अमोनिया का, फॉस्फोरिक एसिड का, इन सबका, मॉलिब्डेनम का रोल आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है। वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मिला के इस चैप्टर को ऐसे डिवाइड किया गया है, पहले केमिकल चेंजेस में, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, एक एक करके डिवाइड किया गया है। लेकिन आप याद रखिए, जब भी आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करके जाएंगे तो उस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से आपके पास अमोनिया का वेटेज काफी ज्यादा होगा। अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होंगे कि अमोनिया को बनाने के लिए क्या किया आपने, हैबर प्रोसेस की रिएक्शन लिखी, उसमें प्लैटिनम क्यों लिया, मॉलिब्डेनम क्यों लिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इन सब का रोल बहुत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में होगी। अब मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं जो जो लिखूंगा आपको वो दिखाई देने लगेगा। तो बच्चों, हमने यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन अब शेयर कर दिया। तो यहाँ से बच्चों स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको पूरी पूरी बुक यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी वो स्क्रीन पे ही ध्यान से देखेंगे और इसको डिस्कशन को इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये बच्चों आपका चैप्टर ओपन हो गया है। सबसे पहले बच्चों आपको, अब हम ये तो नहीं बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल और फिजिकल चेंज आप बहुत पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे अलग से लेक्चर लेकर के पढ़ लीजिए। मैं आपको केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में जरा आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत आती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दी गई है। आप ऐसे याद रखिए कि किसी भी मेटल के कार्बोनेट को, कॉपर कार्बोनेट क्या है, कॉपर इज मेटल, और अगर हम मेटल के कार्बोनेट को कभी भी हीट करते हैं तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो यानी कि कॉपर यहाँ पर मेटल है तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो बच्चों, ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो तुम कहोगे सर ये तो केमिकल चेंज है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट से एक बिल्कुल नया कंपाउंड बनकर के तैयार हुआ है। यानी कॉपर कार्बोनेट का पूरा कंपोजिशन ही बदल गया। इसका मतलब ये सर केमिकल चेंज है। और सर आपने ये भी पहले से बता रखा है, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, कि अगर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही आपके पास रिएक्टेंट हो और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो इस तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको दो तरह के थर्मल डिकम्पोजिशन, या तो ऐसे कह दीजिए कि आपको दो तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल चेंजेस के। उसमें आपके पास एक ये एग्जाम्पल इन्वॉल्व किया गया है। आप जरूरी नहीं है मेटल के कार्बोनेट में आप कॉपर का ही कार्बोनेट लो। आपको याद होगा आपने कैल्शियम के कार्बोनेट को भी हीट किया है, तो आपको याद होगा कि आप कैल्शियम के कार्बोनेट को भी हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसके अलावा बच्चों ये लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होती है। ये मेटल के नाइट्रेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी अगर हम मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे, कोई भी मेटल हो सकता है बच्चों, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट भी हो सकता है, किसी भी मेटल के आप नाइट्रेट को अगर हीट कर रहे हैं तो बच्चों ज्यादातर केसेस में मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है। और बच्चों यहां पर अगर आप ये जो कोफिशिएंट्स देख रहे हैं, ये कोफिशिएंट सभी में फिक्स होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट ये सभी में ही फिक्स होंगे कि वहां 2 है, इधर 2 है, इधर 4 है। बस आपको अलग से क्या याद रखना होगा कि NO2 एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। इस गैस का आप कलर जरूर याद रखिए कि रेडिश ब्राउन है। और ये केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल भी है। और एज वेल एज ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कोर्स में है, ये उसका भी एग्जाम्पल है। आपको याद रखना होगा कि जो NO2 का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस आपसे
रीजनिंग के क्वेश्चंस में वो कहेगा भी कि रेडिश ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व्ड, तो समझ लीजिएगा कि किसी मेटल के नाइट्रेट को यहाँ पर हीट किया गया है। इसके अलावा बच्चों जब आप यहाँ पर पढ़ना चालू करेंगे तो आपको कई तरह के और भी केमिकल चेंजेस मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा फाइनली हिट करता हूँ उन क्वेश्चंस में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया सबसे ज्यादा जो आपका रोल होगा वो यहाँ पर कैटलिस्ट का होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट के रोल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का ही रोल ज्यादातर एग्जाम्स में आपके पास चलेगा। तो सारे बच्चों के पास कैटलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग भी दी गई है। अब कैटलिस्ट तो आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वगैरह में भी कैटलिस्ट के बारे में कम से कम 10-20 बार तो पढ़ ही रखा है। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट का मतलब यही हुआ कि दो जने आराम से बैठे हुए हैं, कोई तीसरा जना आया और झगड़ा करा के इन दोनों के जने में और बाहर निकल गया। बाकी वो दोनों जन झगड़ा करते रहेंगे और तीसरा आदमी बाहर निकल गया। तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसने किसका काम किया? कैटलिस्ट का काम किया। आया और झगड़ा करा के निकल गया। अब वो झगड़ा फेवर में भी हो सकता है, अनफेवर भी हो सकता है। अगर फेवर में हुआ तो दोनों लोग हो सकता है प्यार में तब बदल जाए, और फिर मतलब झगड़ा फेवर में नहीं है तो दोनों में हो सकता है कि नफरत हो जाए। तो किसी भी तरह की एक कैटलिस्ट काम कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट आप समझ गए होंगे कि प्यार को बढ़ाएगा, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो प्यार को घटाएगा, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर देगा। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। और उससे पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये जो ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन भी आपने काफी बार देखी होगी। N2 + thrice H2 दैट गिव्स ट्वाइस अमोनिया। ये बच्चों रिएक्शन जो है हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है। हैबर प्रोसेस से हम लोग लैब में, लेबोरेटरी मेथड में अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा बच्चों, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो अबाउट 200 एटमॉस्फियर लिखा हुआ है। इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो रिएक्शन है बच्चों हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिए फेवरेबल होती है। सारे बच्चे याद रखेंगे, ये जो रिएक्शन होती है इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन मैक्सिमम तभी होता है जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो, ठीक है ना? तभी अमोनिया का प्रोडक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होता है। और ये बच्चों एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, फिलहाल आप ये जरूर याद रखिएगा कि हम अमोनिया का प्रोडक्शन लेबोरेटरी मेथड में जिस भी प्रोसेस से करते हैं उसका क्या नाम होता है? हैबर प्रोसेस। हैबर किसका नाम है? हैबर एक साइंटिस्ट का नाम है। उसी ने ही इस रिएक्शन के बारे में पता लगाया। और अमोनिया की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कैसे क्रिएट करें, क्योंकि अमोनिया जब हमारे देश में होगी तभी ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा खाद बनेगी, जिससे खेतों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी। आलू होंगे, चावल होंगे, दालें होंगी। तो ये सारा डिपेंड करता है अमोनिया की प्रोडक्शन पे। चलिए बच्चों, तो हमारे पास, हाँ बच्चों मैंने आपको बता देता हूँ, दिस इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बच्चों ये जो है रिएक्शन फेवरेबल होती है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तभी अमोनिया का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। आगे की रीजनिंग क्वेश्चंस में भी आपसे यही पूछा गया है, तो ये तो मैंने बीच में आपसे डिस्कशन में बता दी। तो बच्चों कैटलिस्ट का रोल मैंने आपको पहले ही बताया। कैटलिस्ट का ही रोल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 9th फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में। चलिए भाई, some chemical reactions need a catalyst to accelerate or deaccelerate the rate of reaction they occur। तो कुछ केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। A catalyst does not take part in a chemical reaction. It may undergo temporary changes during the reaction but emerges unchanged at the end। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, टेम्परेरी करेगा, और फिर ये वापस रिएक्शन में बिना डिस्टर्ब किए वापस आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि a catalyst does not take part in a chemical reaction। It may undergo temporary changes during the reaction but emerges, ये फाइनली बाहर आ जाता है unchanged at the end, बिना अपने आप को चेंज किए बाहर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल से बच्चों आपको तड़पा तड़पा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। चलिए,
लिखा है पोटेशियम क्लोरेट decomposes only at 700 degree centigrade, and even then the rate of release of oxygen is very slow. कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन बनानी भी है, और बनाने के लिए हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन तो भी ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत धीरा है, हमारा काम हो नहीं रहा है। लेकिन इसने कहा अगर हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। कह रहा अगर हमने इसमें क्या डाल दें, मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें डाल दें, तो डिकम्पोजिशन बिकम्स एट मच लोअर टेम्परेचर। कह रहा है पहली तो ऑक्सीजन निकल रही थी, वो भी क्वांटिटी कम थी, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, 700 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ रहा था। जैसे ही मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला तो टेम्परेचर भी लोअर हो गया, और हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो इसका मतलब बच्चों मैंगनीज डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा, कैटलिस्ट का काम। तो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड रिमेन्स अनअफेक्टेड, मैंगनीज डाइऑक्साइड remains unaffected. Thus, in this reaction, manganese dioxide act as a catalyst. तो बच्चों ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब इनकी फाइनल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसमें पोटेशियम क्लोरेट में आपके पास एरो के ऊपर गायब किया गया है ये कैटलिस्ट, तो वहां पर आपको इस कैटलिस्ट को पोस्ट करना पड़ेगा, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। उसके बाद बच्चों एग्जांपल सॉल्व भी है, मैंने आपसे कहा था कैटलिस्ट से ही ज्यादातर क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। लिखा है अमोनिया रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन लोग समझते ऐसे ही हैं कि दोनों एक है। नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों HNO3, और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO। इन दोनों में बच्चों फर्क है। तो कह रहा है कि अगर हमको नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन करना है, ध्यान दीजिएगा, ammonia reacts with oxygen to produce nitric oxide and water vapor in presence of platinum as a catalyst। तो कह रहा है यहां पे कैटलिस्ट किसको कहा गया है, प्लैटिनम। ऊपर ऑक्सीजन हमको बनानी है, कैटलिस्ट मैंने लिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। नीचे में नाइट्रिक ऑक्साइड बनानी है, मैंने कैटलिस्ट क्या लिया है, प्लैटिनम लिया है। क्या लिया है, प्लैटिनम। अब बच्चों आते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। व्हेन अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide increases in the presence of manganese dioxide। तो बच्चों फिर से आपके पास ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ऑक्सीजन की ईल्ड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन गैस की ईल्ड को बढ़ाने के लिए हमने फिर से कौन सा कैटलिस्ट लिया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस हम किससे क्रिएट कर रहे हैं, हाइड्रोजन peroxide से। ठीक है। तो बच्चों आपको अभी भी पता होगा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हर हॉस्पिटल में क्रिएट हो गई थी अचानक। तो ऑक्सीजन को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, और उनके पास MnO2 यानी कैटलिस्ट ही खत्म हो गया था। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो हो रही थी, लेकिन उसकी स्लो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, बहुत स्लो हो गया था, क्योंकि MnO2 था ही नहीं कंपनीज के पास। तो MnO2 जैसे तैसे फिर पहुंचा है, तब जाकर के इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो examples of positive catalysts, they are proteins that act as a catalyst in biochemical reactions। तो कह रहा बच्चों एंजाइम्स भी यही काम करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट का। कहा जाता है ना कि खाना आपको हमेशा रूटीन में खाना चाहिए। अगर आपका 1 से 2 के बीच के खाने का समय है तो आप उसमें खा लीजिए, क्योंकि उसी समय आपके पेट को आदत है कि वो एंजाइम्स को, एसिड्स को क्रिएट करता है, ताकि आपका खाना क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन आप खाना उस समय पे खाते नहीं हो, फिर आ करके 4 बजे 5 बजे अपने हिसाब से खाते हो, फिर शाम को कहते हो एसिडिटी हो गई, बाजे बजने लगते हैं, ऐसे समझो। इसका मतलब एसिडिटी क्रिएट हो गई। तो दैट मीन्स आपने क्या किया, क्यों एसिडिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि भैया एसिड जिस समय पर आपके पेट में क्रिएट किए एंजाइम्स ने, तो आपने एसिड को यूटिलाइज तो किया नहीं, इसलिए आपके पेट में क्या हो गया, एक्सेस एसिड हो गया। इसलिए उस समय हम लोग क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें शाम को फिर क्या लेना पड़ता है, कभी कभी
इनो ले लो। इनो क्या होता है? बेस। बेस और एसिड आपस में मिक्स हो जाते हैं और पेट से क्या निकलता है? सॉल्ट, है ना? और हमें कहाँ जाना पड़ता है? वॉशरूम। तो एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वाटर भी निकलता है हमारे शरीर से और सॉल्ट भी निकलता है। तो आपको उन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि भैया हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है वो भी क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना? During digestion, the complex food materials gets broken into simpler substances in 2 to 3 hours in presence of enzymes acting as catalyst. Otherwise, it will take a months to get digested. कह रहा है कि भैया अगर आपने समय पे खाना नहीं खाया है तो दैट मीन्स अब आपके खाने को डाइजेस्ट होने में क्या लगेगा? बहुत समय लगेगा, है ना? क्योंकि वहां पे अब कैटलिस्ट जो था वो एंजाइम्स थोड़ा ना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके। बच्चों, प्रमोटर्स। भैया आपने सुना होगा इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में क्या होते हैं? कंपनीज के प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स क्या करते हैं? शेयर का भाव बढ़ा भी सकते हैं और शेयर का भाव कम भी कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों यहां पर है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है? अगर तुमको लगता है कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ाना है, भाई कैटलिस्ट एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है ही, वो पॉजिटिवली काम कर रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है MnO2। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस कैटलिस्ट की भी इफिशियंसी को बढ़ा दें ताकि बहुत सारा हमारा काम जल्दी जल्दी होने लगे, तो हमें क्या चाहिए होते हैं? प्रमोटर्स। तो आ गए प्रमोटर्स के बारे में। Substances that influence the rate of chemical reaction by improving the efficiency of catalyst are called promoters। तो promoters क्या करते हैं? कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि भैया लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनाते तो हैं लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, लेकिन वहां पे बच्चों हमने कैटलिस्ट क्या लेते हैं? आयरन। इस कैटलिस्ट का पूरा नाम होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन या आयरन कह दो। लेकिन हम इस आयरन की भी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए जो प्रमोटर लेते हैं उसका क्या नाम होता है? मोल्बिडेनम। जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M स्मॉल O। तो देखो ध्यान से अपनी स्क्रीन पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि भैया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड मोल्बिडेनम एक्ट एज अ प्रमोटर। तो मोल्बिडेनम क्या करता है? आयरन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। मोल्बिडेनम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। In the absence of catalyst, promoter alone cannot increase the reaction। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने सिर्फ प्रमोटर ले लिया और कैटलिस्ट नहीं लिया है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। प्रमोटर तभी काम आता है जब वहां पर क्या हो? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रमोटर। तो आयरन को कौन प्रमोट कर रहा है? मोल्बिडेनम। तो मोल्बिडेनम का सिंबल क्या है? कैपिटल M स्मॉल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।